स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराऊंगी विजुअल इम्पेयरमेंट। ये बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट है आपकी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स की फर्स्ट यूनिट। और जो डिसेबिलिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं 16 मार्क्स में, मोस्टली 4 ही डिसेबिलिटीज़ हैं जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। विजुअल का मतलब क्या है? देखना। विजुअल मतलब देखना। इम्पेयरमेंट मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको हम कहेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। कोई नॉर्मल बच्चा है वो देख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्पेक्स लगाए वो आराम से चीज़ों को देख सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आती है, बार बार अपनी आंखों को रगड़ता है, उसकी आंखों से पानी आता है और बिना स्पेक्स लगाए वो नहीं देख सकता चीज़ों को, तो उसको हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बच्चा आसानी से चीज़ों को देख सकता है। और चीज़ों को कैसे देखते हैं? हमारी आंखों को जो स्ट्रक्चर होता है, हमारी आंखें कैसे एक्टिविटीज़ करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है वो देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे वो होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को नज़दीक व दूर की वस्तुएं देखने में तकलीफ होती है। दृष्टिबाधित बच्चे सामान्य रूप से अलग होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चों की जो आइज़ होती हैं, देखने का जो स्ट्रक्चर होता है उनका, वो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सामान्य बच्चे बिना किसी सहायता से वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं, परंतु जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको लेंस या फिर चश्मे की सहायता से देखना पड़ता है। इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षरों की छपी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। दृष्टिबाधित बच्चों का परीक्षण सैनलन चार्ट द्वारा किया जाता है। यह चार्ट जो सैनलन चार्ट है, इसका विकास किया था हर्बर्ट सैनलन ने। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ठीक है। जब हम किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी शॉप पर जाते हैं अपनी आई टेस्ट कराने के लिए, तो आपने वहाँ पर एक चार्ट देखा होगा। वो दिखाते हैं आपको कि इस चार्ट को देखिए तभी पता लगेगा कि आपको जो दृष्टि दोष है या फिर आप कहाँ तक, कितनी दूर तक कितना देख सकते हो, तो उसी को कहते हैं स्नेलन चार्ट। ठीक है, स्नेलन ने इनको बनाया था, डॉक्टर स्नेलन ने, तो उन्हीं के नाम पर इस चार्ट का नाम रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। अमेरिका के मेडिकल संघ के द्वारा क्या डेफिनेशन है? कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टिदोष बालक वह है जो जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आंख से 20/200 तथा इससे कम हो, अथवा जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो। डेफिनेशन क्या कहती है वो समझिए। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, जिसकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, वीक नहीं है, वो 200 फीट तक की दूरी देख सकता है बिल्कुल आराम से। जो भी चीज़ रखी हुई है 200 फुट की दूरी पर, वो उसको आराम से देख सकता है। एक लिमिट सा एरिया बना दिया कि आप अगर 200 फीट की जो दूरी है वहाँ तक देख सकते हो, तो आपकी आइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, जिसको आंखों में दिक्कत है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, वो देख सकते हैं सिर्फ 20 फीट तक की दूरी को। अगर आप आई टेस्ट कराने जाओगे तो जब आपके सामने ये चार्ट रखा जाएगा, तो आपके चार्ट के हिसाब से वो बता देंगे कि आपको कौन से कितना आप देख सकते हो, कितनी दूर तक आप देख सकते हो, या फिर आपको कौन सी प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसी को जज करने के लिए, इसी को चेक करने के लिए चार्ट बनाया गया था। और इन्होंने, जो अमेरिका के मेडिकल संघ है, इन्होंने बताया है कि जो नॉर्मल बच्चा है वो 200 फीट तक की दूरी देख सकता है, लेकिन जो इम्पेयर्ड बच्चा है वो देख सकता है 200 फीट तक की दूरी को। ठीक है, उसके बाद विजुअल चैलेंज्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं वो देखती है। वैसे तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और एक होते हैं आंशिक रूप से जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया है, विजुअल हैंडीकैप्ड। ये क्या, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। विजुअल हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है? सोशल लिमिटेशन। हैंडीकैप्ड हमने पढ़ा था ना पीछे, जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कर रहे, सॉरी, एजुकेशन के बारे में हम कर रहे थे, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तब हमने पढ़ा था कि हैंडीकैप्ड का मतलब होता है सोशल लिमिटेशन। जब हम समाज में रहते हैं तो कोई हमें ये फील करा दे कि आप तो इम्पेयर्ड हो या फिर आप में ये कमी है, तो जब समाज में रहकर हमें अपनी कमी का पता चलता है, उसको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा देख नहीं सकता, जिसको देख
देखने में प्रॉब्लम है और सोसाइटी उनको ये फील करा दे कि तुम तो देख नहीं सकते, बिल्कुल तुम अंधे हो, कुछ भी अगर सोसाइटी फील करा दे तो उसको हम कहेंगे विजुअल हैंडीकैप्ड, ठीक है। उनको पढ़ने में दिक्कत होगी। अगर ये मान लीजिए अगर बच्चे को कुछ दिखाई भी देता है और उसको हम बार बार यही कहते तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो ये ठान लेगा कि हाँ मुझे, उसके मन में एक फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब एक फीलिंग जो नेगेटिव सी फीलिंग होती है वो आ जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ब्लाइंड क्या होगा? नो परसेप्शन ऑफ लाइट। इनको बिल्कुल जो लाइट आ रही है, सामने से कोई लाइट आ रही है तो जो हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनके अंदर से रोशनी जाती है और रेटिना पर टकराती है और वहाँ पर इमेज बनती है। लेकिन इनकी जो आंखें होती है बिल्कुल अंधे होते हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना तो इनको लाइट फील होती है, जब लाइट ही अंदर नहीं जाएगी इनको फील ही नहीं होगा, और रेटिना पर इनकी इमेज ही नहीं बनेगी तो ये देख नहीं सकते, ठीक है। नो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइट। जो रेटिना पर हमारी इमेज जो उल्टी बनती है, और जो हम देखते हैं, अगर इमेज ही नहीं बनेगी तो उनको हम कहेंगे ब्लाइंड। ये किसी भी तरह से हो सकता है, ये जन्मजात भी हो सकता है या फिर एक्सीडेंटली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ना तो लाइट को फील करते हैं, अगर लाइट को ही फील नहीं करेंगे, लाइट रोशनी जो अंदर नहीं जाएगी, रेटिना तक नहीं टकराएगी, कोई इमेज नहीं बनेगी, और जो बच्चे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं वो नहीं देख सकते, तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरे होते हैं पुअर विजन, जिनको आंशिक रूप से बोला जाता है इम्पेयर्ड है, ये विजुअल इम्पेयर्ड। तो इनको क्या है, डिफेक्ट होगा इनकी आंखों में। प्रोजेक्शन ऑफ लाइट लेस, थोड़ी सी जो रेटिना पर रोशनी जा रही है वो हल्की हल्की जाएगी और हल्की हल्की से इनकी इमेज बनेगी रेटिना पर, और ये बिल्कुल मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकते, इनको या तो लेंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इनको पड़ेगी चश्मे की ज़रूरत, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, एंड परसेप्शन ऑफ लाइट इज लेस, ठीक है। मतलब ये है कि जो हल्की हल्की रोशनी आएगी हमारे रेटिना से टकराएगी, पुतलियों के अंदर से जब जो रोशनी जाएगी वो सीधी टकराएगी हमारी रेटिना से, और रेटिना पर हमारी जो इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनती है हमेशा रेटिना पर, तो जो इमेज बनेगी उससे हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर ब्लाइंड में लाइट ही नहीं जा रही है, अंदर पुतलियों के अंदर से लाइट ही नहीं जा रही है, रेटिना ही नहीं विकसित है बच्चे का, तो इमेज नहीं बनेगी जिससे बच्चा देख नहीं सकता। और अगर पुअर विजन में थोड़ा सा वो देख सकते हैं, हल्की हल्की लाइट उनके अंदर जा रही है आंखों के और इमेज बन रही है रेटिना पर, तो हम कहेंगे उनको पुअर विजन है, आंशिक रूप से वो विजुअल इम्पेयर्ड है, ठीक है। ये समझ आ गया, टाइप्स आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स हैं इनके वो देखते हैं। फर्स्ट, शारीरिक और व्यवहार के लक्षणों के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे की जो आइज़ हैं वो नॉर्मल है और किस बच्चे की जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी वीक हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान उसके शारीरिक संरचना या उसके व्यवहार के आधार पर की जा सकती है। अगर बच्चा ज़्यादा समय तक आंखों को रगड़ता है तो पता चल जाता है कि उसको आंखों से संबंधित बीमारी है। हमारी जो आंखें हैं नॉर्मल हैं, हमारी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रेटिना भी ठीक है, हमारी पुतलियाँ भी ठीक हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी रेटिना पर इमेज भी बन रही है, हमेशा रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है। तो अगर रेटिना पर ही अगर कोई दिक्कत होगी, रेटिना पर इमेज ही नहीं बन रही होगी, अगर पुतलियों से रोशनी जो अंदर नहीं जा रही होगी, तो आइज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है, अगर किसी बच्चे को धुंधला दिखाई देता है या आंखों से बार बार पानी आता है तो यह भी एक बीमारी, जो आंखों की बीमारी है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है, ठीक है। सेकंड है, अगर किसी बच्चे को पढ़ने लिखने में कोई समस्या आ रही है, यह भी आंखों से संबंधित ही लक्षण है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा नज़दीक का दिखता है या फिर किसी बच्चे को ज़्यादा दूर का दिखता है, तो ये भी हम सिम्टम्स बता सकते हैं कि हाँ इनको आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है या इनको कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है पलकों का बार बार झपकाना। वैसे तो पलकों का झपकना अवांछित क्रिया होती है, परंतु दृष्टिबाधित बच्चों की पलकें सामान्य रूप से बच्चों के अनुसार दुगनी तेजी से झपकती हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स है, आइज से प्रॉब्लम है, उनकी आइज में प्रॉब्लम है, वो इम्पेयर्ड हो गए हैं। आपका एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव की आपने आंखें देखी होंगी। हमारा तो हमें पता है हमारी पलकों पर कंट्रोल नहीं होता, जो पलकें हमारी झपकती हैं वो हम नहीं करते क्रिया, वो आंखों की क्रिया होती है, वो अपने आप होती है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप क्रियाएं करती हैं दुगनी तेजी से, नॉर्मल से दुगनी तेजी से जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं
ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, बाबा रामदेव की आंखें आपने देखी होगी, बिना हम जो पलकें झपकाते हैं उनके अकॉर्डिंग वो दुगनी तेजी से उनकी जो पलकें वो झपकती हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स हम बता सकते हैं कि हाँ, इनको आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत है। ठीक है। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चे किसी भी कार्य करने में खुशी नहीं दिखाएंगे, हमेशा दूसरों से चिड़चिड़ा व्यवहार करेंगे, क्योंकि अगर बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देगा तो दूसरों के साथ संपर्क करने में परेशानी उनको आएगी। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स है। उसके बाद है आंखों से बार बार पानी बहना। ये भी एक फिजिकली प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है। अगर बार बार आंखों से पानी आएगा तो लगा लीजिए कि आपकी आंखें जो है वीक हो रही हैं। जैसे बच्चे होते हैं, टीवी देखते हैं, लगातार टीवी देखते रहते हैं, या फिर हम अपने सिस्टम पर काम करते हैं, फ़ोन में हम अगर ज़्यादा टाइम तक देखते रहते हैं तो हमारी आंखें जो भारी भारी सी होती हैं और आंखों से जो पानी वो निकलने लगता है। तो ये भी एक लक्षण होता है हमारी आंखों के वीकनेस होने का। ठीक है, तो ये थे सिम्टम्स कुछ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, कितनी तरह के विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं और किस किस तरह से होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब आपको नाम से समझ आया होगा कि निकट दृष्टि दोष। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम आना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसका मतलब उल्टा होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th तक, जिसके पास भी साइंस थी या फिर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो अभी, तो आपको तो पता होगा जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जिनको दिक्कत आती है ये समझने में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वो नहीं होता जिनको नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, ये बल्कि उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिनको नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसको मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होता है, जो हमारी आइज बॉल होती हैं उनका आकार बड़ा होना। अगर साइज जो आइज बॉल का बड़ा हो जाएगा तो जो इमेज बननी होगी रेटिना पर, जो रोशनी आ रही है, जो हमारे सामने इमेज है, उसकी जो रोशनी है वो रेटिना पर पड़ेगी। वो आइस बॉल के साइज बड़ा होने की वजह से रेटिना पर जो लाइट पड़नी होगी वो नहीं होगी, बल्कि पहले ही इमेज बन जाएगी रेटिना से पहले ही। इससे क्या होगा, जो निकट दृष्टि दोष है वो हो जाएगा और हमको दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं या फिर जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनको अवतल लेंस लगाने की ज़रूरत होती है। अवतल लेंस लगाने से जो प्रॉब्लम्स आती है देखने में उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये था मायोपिया। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों साथ साथ होते हैं और दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। अब दूर दृष्टि दोष भी वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा है निकट दृष्टि दोष। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूर दृष्टि दोष ये है कि दूर की जो वस्तु है उनको देखने में दिक्कत नहीं। दूर दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, बल्कि जो दूर की चीज़ें हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। इसका रीज़न होता है हमारे जो आइस बॉल होती हैं उनका आकार छोटा होना। ठीक है, आइस बॉल जो हमारा होता है अगर उसका आकार छोटा होगा तो जो रोशनी है वो रेटिना पर पड़ेगी, लेकिन जो इमेज बननी है रेटिना पर वो रेटिना पर ना बन के बल्कि रेटिना के पीछे बन जाएंगी, जिससे हमको देखने में दिक्कत आएगी नज़दीक की चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी कैसा, सफ़ेद मोतियाबिंद। ठीक है, लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद भी कहा जाता है। इससे सामान्य भाषा में सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। समय के साथ साथ लेंस पर एक सफ़ेद परत सी जमने लगती है जिससे व्यक्ति को देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी आइज़ आपने देखी, उनकी जो आइज़ हैं वो वाइट से कलर की होती जाती है, क्योंकि उन एज के अकॉर्डिंग जो हमारी जो आँखें होती हैं, जो धुंधलापन आँखों पर आ जाता है, सफ़ेद मोतियाबिंद सा हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये मोतियाबिंद है वो एज के अकॉर्डिंग हो। आपकी आँखों पर या फिर कोई सामान्य जो बच्चा है जो नॉर्मल एज है उनकी आंखों पर भी आपने देखा होगा जो उनकी आंखें हैं वो वाइट वाइट से हो जाती हैं, उनको कहा जाता है सफ़ेद मोतियाबिंद। अगर जो सफ़ेद मोतियाबिंद हमारे लेंस पर हो गया है तो जो रोशनी आ रही है वो डायरेक्ट नहीं जा पाएगी रेटिना पर, और रेटिना पर ही नहीं जाएगी तो इमेज नहीं बनेगी और हमें देखने में दिक्कत होगी। तो ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है कैटरैक्ट, जिसको सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा होता है काला मोतिया।
सफ़ेद मोतिया भी आपने पढ़ लिया। अब इसको कहते हैं काला मोतिया। आंखों पर काले से ब्लैक ब्लैक से जो हमारे जो लेंस होते हैं उस पर ब्लैक ब्लैक से सर्कल से हो जाते हैं, उसको कहा जाता है काला मोतिया। ठीक है, इसकी वजह से आइस बॉल पर प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे जो नज़र है वो कमज़ोर होने लगती हैं। इससे प्रभावित अंग नेत्र की तंत्रिका पेशियां होती हैं, जिसको हम नसें कहते हैं। मतलब नस जो हमारी होती है ना आँखों की, उसको प्रभावित करेंगी और इससे प्रभावित होकर क्या होगा, जो हमारे जो आँखों की नसें होती हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा और इससे हमें देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। इसको कहते हैं विषम दृष्टि दोष, इसको अबिंदुकता भी कहते हैं। इसमें आंखों से देखती हुई चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। इसमें किसी भी दूरी तक देखने पर चीज़ें जो है वो धुंधली हो जाती हैं। दोनों आंखों से एक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखना, इसमें ना तो नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और ना ही दूर की। इसमें दोनों मिक्स होते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है और जो दूर दृष्टि दोष होता है वो दोनों मिक्स होते हैं। ना तो नज़दीक की चीज़ें दिखाई देंगी अच्छे से और ना ही दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी। आंखों पर एक धुंधली सी पिक्चर बनेगी हमारी आंखों के सामने और हम उसको सिर्फ या तो लेंस की सहायता से देख सकते हैं या फिर स्पेक्स की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसको आरपी कहते हैं। ये क्या काम करता है, इसकी क्या दिक्कत है, ये देखते हैं। इसमें रेटिना धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। रेटिना अच्छी तरह से काम नहीं करता और इससे जो हमारी रोड्स है वो प्रभावित होती हैं और ऐसा लगता है मतलब जो हमारी रोड्स है वो प्रभावित होने लगती हैं, जिससे धीरे धीरे दिखना हमें कम हो जाता है। रेटिना पर सूजन भी आना इसकी एक वजह है, इसका एक रीज़न है, मतलब इसका एक सिम्टम्स है। हम रात को ड्राइविंग नहीं कर सकते, रात को हम नहीं देख सकते। ठीक है, सारी की सारी जो मेन रोल है वो है रेटिना का और हमारी पुतलियों का जो लेंस हमारा होता है, क्योंकि लेंस से डायरेक्ट रोशनी अंदर जाएगी, रेटिना से टकराएगी, इमेज उल्टी बनेगी और हमें जो सामने है वो चीज़ें सीधी दिखाई देंगी। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है कि जो साइड की चीज़ें हैं वो जो साइड की चीज़ें वो नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ जो बिल्कुल सामने है ना वो दिखाई देता, सिर्फ वही दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आपकी ये टाइप है तो, पिगमेंटोसा अगर आपको इस तरह से हो गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेटिनापैथी ऑफ प्रेमाटेरिटी, जिसको आरओपी कहा जाता है। ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो बच्चे होते हैं गर्भावस्था में होते हैं उनको, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये मतलब जन्मजात नहीं कह सकते, मतलब गर्भावस्था से ये दिक्कत जो वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर गर्भावस्था के 31वें सप्ताह या जन्म से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को प्रभावित करता है। अगर बच्चे में आरओपी बिगड़ता है तो इसका इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अब ये लगा लीजिए, अगर कोई बच्चा है 7-8 महीने का है, गर्भ में है, अगर उसका आरओपी बिगड़ जाता है तो हो सकता है वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा ही बिगड़ जाता है तो हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को इलाज कराना पड़ता है, मतलब पेरेंट्स को इलाज कराना पड़ता है आरओपी का, क्योंकि अगर आरओपी बिगड़ जाता है बच्चे को तो उसको देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोलोबोमा। कोलोबोमा क्या होता है, इसमें जो रेटिना हमारा होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और जो आंखों की नसें हैं वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। जो हमारी नसें होती हैं, आंखों के अंदर की जो नसें होती है वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, जिससे रेटिना पर जो इमेज है वो नहीं बन पाती। बच्चा जो वो तिरछा देखना स्टार्ट कर देता है, टेढ़ा देखता है अपनी आंखों से। जहाँ पर रेटिना की रोशनी पड़ेगी वहीं से देखेगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं, देखेंगे कहीं लेकिन उनकी आइज होंगी कहीं। अब ये लगा लीजिए, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। हमें ऐसा लगता है कि हमारी तरफ बंदा देख रहा है लेकिन वो हमारी तरफ ना देखकर साइड में देख रहा होता है, क्योंकि जो उनका रेटिना है उस तरह से विकसित नहीं होता जिस तरह से नॉर्मल बच्चे का विकसित होना होता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और जहाँ पर जो रोशनी आ रही है, जो रेटिना पर रोशनी पड़ रही है, जहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर इमेज बनेगी उसी तरफ बच्चा देखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तिरछा देखेगा, टेढ़ा देखेगा। ठीक है, उसके बाद है आइज क्रॉस होंगी, इसमें भैंगापन जिसको हम कहते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान केंद्रित करने के साथ
जो हमारी आंखें होती हैं वो एक साथ काम नहीं कर पाती। यह तब होता है जब आंखों की जो मांसपेशियां हैं आंखों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। ये जन्मजात भी हो सकती है और लंबे समय तक चल रही किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। ये क्या होगा कि जो हमारी दो आंखें होती हैं, एक आंख तो नॉर्मल होगी लेकिन जो दूसरी आंख है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो तिरछी कहीं देख रही होगी, ऊपर नीचे साइड में कहीं होगी। तो जो आंखों की जो आंखों का जो साइज होता है दोनों का, हमारा तो बिल्कुल सेंटर में, जो जिसको भेंगापन होता है उनकी जो आंखें होती हैं वो सेंटर में नहीं होती हैं, भेंगी होती हैं। अलग जो उनका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अलग होता है। आप किसी भी बच्चे को देखकर बता सकते हो कि इनकी आइज में प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है और इनको हम कहते हैं भेंगापन। ठीक है, तो ये टाइप्स थे कुछ। अब हम इसको देखते हैं कोजेस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं विजुअल इम्पेयरमेंट होने के। ठीक है, तो फर्स्ट होगा जेनेटिक, वंशानुक्रम प्रभाव से भी आंखों की जो रोशनी है वो जा सकती है, आंखें जा सकती है। वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या क्या कारण है इसके, वो देखते हैं। आंखों की बीमारी वंशानुक्रम से भी होती है। अगर किसी के माता पिता दोनों अंधे हैं तो बच्चे को भी देखने में परेशानी आएगी। आंखों का रंग भी माता पिता के आंखों से प्रभावित होता है। जो अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स हैं वो दोनों ही अंधे हैं, दोनों ही ब्लाइंड हैं, क्योंकि दोनों के गुण आते हैं बच्चों में, दोनों के तेज तेज गुण आते हैं, तेज माता के तेज पिता के, तो आंखों का भी तो एक गुण आएगा। अगर पेरेंट्स के गुण आ रहे हैं बच्चों में तो हो सकता है बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आए, और हो सकता है बच्चों की जो रोशनी है वो वीक हो, बच्चों की जो रेटिना है वो कमज़ोर हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है। और जो भी हमारी आंखों का कलर होता है, जैसे किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की वाइट सी होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो जो आंखों का जो कलर होता है वो भी जेनेटिक होता है। हमारे पेरेंट्स का जो कलर है हो सकता है हमारा कलर, आइज़ का कलर वैसा हो, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पिता होता है उसके पिता का कलर क्या है, पिता के पिता का कलर क्या है, या उसकी माता का कलर क्या है, तो उनके जो पिछले जेनेटिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे भी जो गुण है वो अडॉप्ट करते हैं बच्चे, और जो आंखों का कलर होता है वो हमेशा जेनेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कोरिजेंटल। यह बीमारी जन्मजात होती है और बच्चों की आंखें तो होती हैं परंतु रोशनी नहीं होती, रेटिना विकसित नहीं होता, जिससे कोई भी जो रोशनी है रेटिना तक नहीं पहुंच पाती और जिससे इमेज नहीं बन पाती। अब सारा खेल तो रेटिना का है, अगर रोशनी चली भी जाए और रेटिना ही विकसित ना हो तो इमेज नहीं बनेगी, अगर इमेज ही नहीं बनेगी तो बच्चों को दिखाई कहाँ से देगा। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कारण है, ये जो कोजेस है, ये है हमेशा जन्मजात होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम नहीं है ये। उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या होता है, जन्म से पहले की अवस्था, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वहाँ पर कौन कौन सी दिक्कत आती हैं जिससे बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह बीमारी माता के गर्भ से शुरू होती है। अगर माता द्वारा मदिरापान, ड्रग्स लिए जाते हैं तो बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है। कई बार बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, या फिर कई बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आंखें ही खो देते हैं। ठीक है, या तो माता द्वारा उचित मात्रा में विटामिन ना लेना, अगर हो सकता है कोई मदर है वो ड्रग्स का सेवन कर रही हो, कर रही हो, अल्कोहल ले रही हो तो सकता है बच्चे के नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़े, उसके ब्रेन पर इफेक्ट पड़े, उसकी आंखों पर इफेक्ट पड़े। अगर कोई भी गर्भावस्था में कुछ भी इस तरह का पदार्थ जो वो ले रही है, ड्रिंक कर रही है या फिर ड्रग्स ले रही है, तो 100% बच्चे पर इसका इफेक्ट होता है। और या फिर हो सकता है कि मदर की जो विटामिन्स अगर मदर कोई ले रही है उसमें कोई कमी आ जाए तो भी बच्चे की आइज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी नर्वस सिस्टम या ब्रेन में, तो उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी ग्रस्त बच्चा हो सकता है उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, मेंटल रिटार्डेड हो जाए बच्चा। ठीक है, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो गर्भ से भी स्टार्ट होती हैं। उसके बाद है नटल, जो डिलीवरी टाइम होता है, जो जन्म का टाइम होता है बच्चे का, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती हैं, जन्म के समय अगर डिलीवरी करते हुए डॉक्टर से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो बच्चों की जो आँखें हैं वो बच्चों की जो आँखें की जो रोशनी है वो चली जाती है। सिर्फ ये नहीं कि आँखों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों के साथ हो सकती हैं अगर डिलीवरी के टाइम हम सावधान, हम नहीं मतलब जो भी डिलीवरी कराते हैं डॉक्टर होते हैं, जो आई होती हैं, जो दाई होती हैं, वो अगर डिलीवरी के टाइम ध्यान ना दे तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है पोस्टनेटल, ये होता है जन्म के बाद
क्या होता है जन्म के बाद जिससे बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है? जन्म के पश्चात भी बच्चे के कई कारणों से अपनी आंखें जो वो खो देते हैं, जैसे रूबेला फीवर है। आपने रूबेला फीवर का नाम सुना होगा, बड़ा भयंकर फीवर है ये। और जर्मन का इसको वायरस कहा जाता है, महामारी का रूप, जैसे अभी चला हुआ ना कोरोना वायरस। तो ये भी एक ऐसा वायरस है, अगर किसी बच्चे में आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो सकती है। बच्चा मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी बच्चा हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या फिर कोई ऐसा जहरीला पदार्थ अगर कोई खा ले तो उससे भी आंखों की रोशनी जा सकती है, ठीक है। तो ये होंगी पोस्टनेटल। तो इन्वायरमेंटली तीनों हो गई, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक क्या होता है? ये बिल्कुल रिलेट करता है कुपोषण से, ठीक है। जो मालन्यूट्रिशन होता है उससे रिलेट करके है ये। कुपोषण का शिकार होने से कई बार बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें आंखों की बीमारी भी शामिल होती है। रेड सेल का कम होना या माता के द्वारा शुद्ध खाने का सेवन ना करना भी इसमें शामिल होता है। अगर किसी बच्चे को कुपोषण का शिकार हो गया है बच्चा, तो उसकी ये भी एक कारण है, उसकी आइज वीक हो सकती है, ठीक है। अगर उसको अच्छी तरह से बिल्कुल स्वस्थ खाना नहीं मिल रहा है, स्वस्थ इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करते हैं बच्चे को, ठीक है। उसके बाद है एक्सीडेंटली प्रॉब्लम्स। अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये भी इसका एक रीज़न है, और ये होता है इन्वायरमेंटली, ठीक है। किसी की आंखें किसी दुर्घटना के कारण चली जाती हैं। अगर दुर्घटना या चोट सिर पर या फिर आंखों पर लगती है तो आंखें जाने का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन फॉर विजुअल चैलेंज्ड चिल्ड्रन। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए कैसे कैसे शिक्षा होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? किसी भी प्रकार का अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर बच्चा चल नहीं सकता, बच्चा सुन नहीं सकता, बच्चा देख नहीं सकता, या फिर उसको आंशिक रूप से प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही बच्चा चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बिल्कुल डेफ्ट है, या फिर बिल्कुल ही ब्लाइंड है, उनके लिए हो सकता है अलग से स्कूल हम प्रोवाइड करा दें। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि जो बच्चे आंशिक रूप से, जिनको सुधार की आवश्यकता है, हम उनको इंस्ट्रूमेंट देकर, ऐसे ऐसे साधन प्रोवाइड कराकर उनको हम एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं नॉर्मल बच्चों के साथ, ताकि जो बच्चे ग्रसित हैं किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बीमारी से, या फिर आंखों से लेकर मान लीजिए, या फिर सुनने से, किसी भी प्रॉब्लम से हैं, तो वो खुद को नॉर्मल बच्चों से अलग ना समझे, ठीक है। ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, ऐसे बच्चों को पहली लाइन में बिठाना चाहिए जो विजुअल, जिनको देखने में दिक्कत होती है, जिनको लास्ट में बैठने में दिखाई नहीं देता, तो उनको क्या है, हम फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में बिठा सकते हैं, ताकि उनको देखने से संबंधित जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो सोल्व आउट हो सके, ठीक है। सेकंड है, अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत देखने में परेशानी होती है तो उनके लिए हम स्पेक्स की जो सुविधा है वो कर सकते हैं, और नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लास में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी बच्चे को यह फील ना कराना, यह एहसास ना कराना कि वो विजुअल इम्पेयरमेंट है। अगर किसी को कुछ भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें उनको ये फील नहीं कराना चाहिए कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, आप नहीं ऐसा कुछ कर सकते। अगर किसी भी बच्चे को हम मोटिवेट नहीं कर सकते तो हमें उसको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे। नेक्स्ट है, पढ़ने सीखने की सामग्री अलग अलग रंगों और मोटे अक्षरों में होना चाहिए। जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए अलग पढ़ने की व्यवस्था होती है। उनकी जो बुक्स होती है वो भी अलग होती हैं, उनको फील करके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, कम देखने वाले बच्चों के स्किल्ड अध्यापक, जो ट्रेन टीचर है वो होने चाहिए, जिसको बच्चों के बारे में जानकारी हो। अब जो हम हैं नॉर्मल बच्चों के बारे में हम जानकारी रखते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, बच्चों को समझने का तरीका हमें आता है। लेकिन हम जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन में आता है। तो जो ट्रेन टीचर है वो प्रोवाइड कराने चाहिए उनके लिए, जो स्किल्ड टीचर हैं उनके लिए वो प्रोवाइड कराने चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन है उनमें ये सब ही सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, बच्चों को पढ़ने और सीखने के प्रति मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे वो खुद को दूसरों से अलग ना समझे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे कॉन्क्लूजन क्या है और किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक्स में, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि
विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को घर, समाज, स्कूल में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी के पास आंखों से देखने की क्षमता कम होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। हमें किसी भी बच्चे को एहसास नहीं कराना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से सामान्य बच्चों से अलग हैं। उन्हें उनकी जो उचित व्यवस्था वो हमें करानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप पॉइंट हैं जो एजुकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, वो लिख सकते हो। मैंने कम ही लिखे हैं कि निष्कर्ष हो गया, ये मैंने कम ही लिखे हैं। आप वो अपनी तरफ से भी बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कम ही यूज़ किए हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग आप कैसे इन्वायरमेंट बनाओगे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से भी एजुकेशनल हम कैसे प्रोवाइड करें बच्चे को, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है और किस तरह से हम करेंगे बीएड में अगर हमारे सामने आता है 16 मार्क का क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, कैसे हम इसको समझते हैं। इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपको समझना है तो जो मैंने टाइप्स बताई है ना, अलग अलग यूट्यूब पर डालकर आप देख सकते हैं। जैसे मायोपिया आप देख सकते हैं, कोलोबोमा आप देख सकते हैं, और अलग अलग और भी हैं, कैटरेक्ट है उसको डालकर देखिए तो अलग अलग वीडियो निकल कर आएंगी और उनको आप आसानी से समझ सकते हो और उनको फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मिक्स नहीं होंगी आपसे चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।